हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे हो? तो बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ये टॉपिक विवादित भी है। मैं पहले ही बता देती हूँ। तो देखो, मैं कोशिश करूँगी कि इस विवाद को क्या करूँ, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊँ ताकि आपको भी क्या हो, पढ़ के मज़ा आए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है अनुच्छेद 30 पे। तो कल के क्लास में मैंने आपको बताया ही था, प्रीवियस क्लास में, कि 29 में उतना विवाद है नहीं। उसमें भाषा, संस्कृति और लिपि को संरक्षण करने का अधिकार मिला है अल्पसंख्यकों को, और अल्पसंख्यक वर्ड का यूज नहीं हुआ है। लेकिन अनुच्छेद जो 30 है उसमें पूर्ण रूप से अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो अनुच्छेद 30 है बच्चों, ये विवादित है और इसके विवाद को भी साथ में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, आखिर 30 में बोला क्या गया है। तो देखो, अब इस 30 में 30 का क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, इन दोनों को पढ़ते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 में बोला गया है, भाषाई अथवा धार्मिक अल्पसंख्यकों को, शब्दों पे ध्यान देंगे, भाषाई अथवा धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं के स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार होगा। अब देखो, भाषाई अथवा धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं के स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार होगा। तो देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए भाषाई और धार्मिक थोड़ा साइड करती हूँ, ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं के स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार होगा। मतलब कि अपनी रुचि की, वो अपने हिसाब से, अपने संस्कृति, अपने कल्चर के हिसाब से क्या कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। अब बात यह है कि आखिर भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक है कौन? ठीक है, विवाद तो इसका है क्योंकि जो हमारा संविधान है वो अल्पसंख्यकों को परिभाषित करके नहीं गया है। संविधान क्या देता है, फॉर्मूला देता है। तो संविधान ने एक फॉर्मूला बता दिया, भैया देखो आपको समाज इस तरीके से चलाना है, ऐसे ऐसे काम होंगे, पर उसमें परिभाषा नहीं किया गया, हर चीज को परिभाषित नहीं किया गया है। मैं ऐसे अगर एग्जाम्पल देके बताऊं तो मान लो कि संविधान हमें क्या बोलता है, रास्ता दिखा दिया है, परंतु उस रास्ते को परिभाषित नहीं किया है कि उस रास्ते में क्या क्या, किस तरह से कैसे मोड़ आएंगे, क्या कठिनाइयां आएंगी या जो भी। ठीक है, तो परिभाषित नहीं किया है उसने। ठीक है, संविधान सिर्फ फॉर्मूला देता है। उस फॉर्मूला हमें दे दिया, उस फॉर्मूले पे क्या करते हैं, संसद क्या करती है, उस फॉर्मूले के अंतर्गत ही क्या करेगी, विधि बनाती है। ठीक है, और जहां पे प्रॉब्लम होता है, जहां पे विवाद होता है, उसको परिभाषित कौन करता है, तो न्यायपालिका परिभाषित करती है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को जब परिभाषित नहीं किया गया तो कौन करेगा परिभाषित, संसद और न्यायपालिका। तो संसद की विधि देखनी पड़ेगी अल्पसंख्यकों को समझने के लिए, और न्यायपालिका के निर्णय देखने पड़ेंगे। तो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक पे क्या था, विवाद। अब सेकेंड हम देख लेते हैं 13 के क्लॉज 2 पे। तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों के द्वारा संचालित संस्थाओं को राज्य आर्थिक सहायता या अनुदान देने के लिए भेदभाव नहीं करेगा। बात तो ये समझना, अल्पसंख्यकों के द्वारा संचालित संस्थाओं को राज्य आर्थिक सहायता या अनुदान देने के लिए भेदभाव नहीं करेगा। बात समझिए, देखिए, अल्पसंख्यक जो संस्था अपना स्थापित करेंगे, तो देखो राज्य का काम क्या है कि सभी पढ़े लिखे आगे बढ़े। ये तो राज्य का कर्तव्य है ना कि भारत का हर नागरिक पढ़े और आगे बढ़े। राज्य का काम है शिक्षा देना। तो अगर अल्पसंख्यक ये काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक शिक्षा दे रहे हैं अपनी संस्थाओं में, तो ये राज्य के काम को तो हल्का ही कर रहे हैं। तो राज्य को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो अनुदान देगा, वो इसको आर्थिक सहायता करेगा, इसके लिए वो भेदभाव नहीं करेगा कि अल्पसंख्यक द्वारा संचालित संस्था है तो हम नहीं देंगे शैक्षणिक संस्था। ओके, तो ये दोनों बातें जो कही गई है आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में, ये मैंने आपको बताया। अब बात को ये समझना है कि जो 29 और 30 एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, पूरक कैसे समझो, अगर मान लो आर्टिकल 30 अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना अगर अल्पसंख्यक नहीं करेंगे तो कल ही मतलब प्रीवियस क्लास में मैंने बताया ही था कि शिक्षा भी क्या है,
स्कूल जो होता है वो क्या करता है, कल्चर को, हमारे कल्चर को प्रिजर्व करने में बहुत बड़ा उसका हाथ होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि जो कॉन्वेंट वगैरह स्कूल में आप जाओगे या फिर पूर्ण रूप से जो इंग्लिश माध्यम के स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे क्या होता है, अधिकतर आप देखोगे आज के ज़माने में कि बच्चा क्या होता है, अपने कल्चर को भूल रहा है। कहने का मतलब कि जैसे भाषा चेंज हो जाता है वैसे ही क्या होता है, तुरंत हमारी संस्कृति भी चेंज होने लगती है। तो जब हम अपनी संस्कृति, अपने कल्चर में पढ़ाई करेंगे तो तभी तो हम अपनी संस्कृति को प्रिजर्व कर पाएंगे, संरक्षित कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अपनी शैक्षणिक संस्था की स्थापना करेगा तभी तो अपनी संस्कृति को बचा पाएगा। इसका मतलब कि 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने की बात कही गई है। तो जब 30 होगा तभी तो 29 हो पाएगा। इसका मतलब 29 और 30 एक दूसरे के पूरक है। तो बच्चों अब चलते हैं हम विवाद पे। तो विवाद को पहले इसको रिमूव करके फिर विवाद को बता देती हूँ कि विवाद आखिर क्या है और किस मुद्दे पे है, अल्पसंख्यक आखिर रियल में है क्या। ठीक है, तो चलिए अब अल्पसंख्यक को समझने के लिए सबसे पहले हम बच्चों देखने वाले हैं संसद की विधि। तो देखो, पहली बार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में बनाया गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने पहले भी पढ़ाया था 1992 में किसकी सरकार थी, तो नरसिंह राव की सरकार थी, कांग्रेस का सरकार था। ठीक है, तो कांग्रेस का सरकार था और सबसे पहली बार याद रखिएगा, कांग्रेस के सरकार में सबसे पहली बार ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बना। ईयर याद रखिएगा 1992 और इसी के साथ अल्पसंख्यक आयोग बना 1993 में। ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग इसी के साथ बना 1993 में। ठीक है, अब ये बना क्यों, तो ये बना इसलिए, इसने तो अल्पसंख्यक को इसमें भी परिभाषित नहीं किया गया, पर इसमें किया क्या गया, तो इसमें अल्पसंख्यक कौन कौन होंगे ये बताया गया। ठीक है, तय किया गया कि अल्पसंख्यक कौन कौन होंगे। तो देखो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन। जैन को मैंने ऐसे घेरा क्यों, क्योंकि जैन लास्ट में जोड़ा गया। अब जैन की कहानी भी बताऊंगी, लेकिन ये लास्ट में जोड़ा गया, इसको याद रखिएगा। तो देखो, पहली बात समझिए, मुस्लिम और ईसाई में कोई भी डाउट नहीं है, चाहे वो भाषाई या धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक को छाटेंगे तो ये अल्पसंख्यक है, इन पे कोई विवाद ही नहीं है। मुस्लिम और सिख पूरे भारत में अल्पसंख्यक, मुस्लिम और ईसाई, सॉरी सिख बोल दिया मैंने, मुस्लिम और ईसाई पूरे भारत में क्या है, अल्पसंख्यक है, इसमें कोई विवाद नहीं है। तो विवाद अब किस पे है, तो सिख, फारसी, बौद्ध, जैन। ठीक है, तो अब बात को समझते, मतलब हिंदू पे है, क्योंकि अब देखो, अगर पूरे भारत को देखोगे ना तो हिंदू बहुसंख्यक है। ठीक है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है, अगर राज्य के हिसाब से देखेंगे तो, जैसे कि आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो समझ में आ रहा है आपको। तो देखो, अब क्या है कि मुस्लिम और ईसाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें तय तो कर दिया गया कि अल्पसंख्यक में कौन कौन आएगा। अब इस अधिनियम की बात कर लेते हैं, इस अधिनियम पे ध्यान देते हैं। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम में ये बता दिया गया कि अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया और ये बताया गया कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध जन ये सब क्या है, अल्पसंख्यक है। अब समय है 2006, साल 2006, मनमोहन सिंह की सरकार, और ये भी क्या है, कांग्रेस की ही सरकार है। तो देखो, अल्पसंख्यक का और कांग्रेस का गहरा संबंध है। ज्यादा अल्पसंख्यकों की भलाई को ज्यादा कौन सोच रहा है, तो आप कांग्रेस को देख लो, बार बार मैं कांग्रेस की बात करूं, संसद विधि लाई जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये मत सोच लेना कि वो उनके नजर में राजनीति पार्टी राजनीति करते रहती है। ठीक है, चाहे वो अल्पसंख्यक को लेकर हो जाए, चाहे आरक्षण को लेकर हो जाए, ठीक है, तो राजनीति पार्टियां अपने राजनीतिक रोटी को सेकती है, पर हमें यहाँ पे संसद की विधि देखनी है और अल्पसंख्यक को समझना है। तो 2006 अल्पसंख्यक मंत्रालय बना। ठीक है, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय बना 2006 में, मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार, और इसमें क्या किया गया कि इसमें अल्पसंख्यकों को आर्थिक फायदा मिल सके, इस बात पे विचार किया गया और इसलिए ही ये आया और उनको सुरक्षा मिल पाए। ठीक है, अब पहले जो था अल्पसंख्यकों की जो मुद्दे थे वो कौन देखता था, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देखता था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देखता था। अब उसके जगह पे क्या हो गया, अल्पसंख्यक मंत्रालय बन गया। ठीक है, और अल्पसंख्यक मंत्रालय, अच्छा अल्पसंख्यक तो इतना क्यों विवाद है भाई, अल्पसंख्यक भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक में लोग आना क्यों चाहते हैं, तो फायदा है। फायदा क्या है, आर्थिक फायदा है, सस्ते दरों पे लोन मिलेगा, उनके लिए योजनाएं निकाली जाएंगी, बहुत सारे ऐसे फायदे हैं। ठीक है, अब क्या है, सुरक्षा।
सुरक्षा की बात क्यों कर रही हूं, तो देखो मान लो अब अपने मोहल्ले को ध्यान देना, समझो कि आपके मोहल्ले में कोई ऐसा परिवार है, ठीक है, जो बहुमत में है, ठीक, और कुछ ऐसे परिवार है जहां एक दो व्यक्ति, बहुत कम व्यक्ति है। तो ये हो सकता है कि जो दो चार लोग जो बहुमत में है वहां पे, वो क्या करें, जो कम बहुमत वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक है, उनको क्या करें, दबाए, ठीक है। तो उनकी सुरक्षा जरूरी है। तो हमारा संविधान तो व्यक्ति की महत्व देता है ना, उसको व्यक्ति को महत्व देता है हमारा संविधान, व्यक्ति की बात करता है। हमारा संविधान बहुमत की बात नहीं करता। भले लोकतंत्र में बहुमत की सरकार आती है, पर संविधान क्या करता है, व्यक्ति को महत्व देता है। तो संविधान तो हर एक व्यक्ति को देखेगा, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति को देखेगा तो सुरक्षा तो उनको देना चाहिए। परिवार में जो कमजोर होते हैं, देखिएगा माता पिता उनके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो संविधान भी क्या है, हमारे देश का हमारे फादर है, ठीक है। तो पिता है, वो हमारे देश को चला रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो हमारे देश में क्या बने, शांति भी बनी हुई है और सामाजिक परिवर्तन भी शांतिपूर्वक हो रहा है संविधान के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो सुरक्षा उनको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुसंख्यक के दबदबे में अल्पसंख्यक असुरक्षित ना हो जाए, उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए उनको सुरक्षा पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। तो अब देखो संसद विधि तो हमने देख ली, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी देखेंगे और फिर दोनों को मिला के समझेंगे आखिर अल्पसंख्यक क्या है। तो चलो बच्चों अब देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय। तो देखो उच्चतम न्यायालय ने तो पहले भी बहुत सारे निर्णय दिए हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण निर्णय पे बात करेंगे। तो देखो TMA पाई फाउंडेशन 11 न्यायाधीशों की बेंच थी। अब 11, मैंने पहले भी बताया था कि 5 न्यायाधीश या उससे ज्यादा रहेंगे, 5 बेंच रहेगी उससे ज्यादा की, तो वो संवैधानिक मुद्दा होता है, याद रखिएगा। तो ये बहुत बड़ा संवैधानिक मुद्दा था, 11 न्यायाधीशों की बेंच, कोई मामूली बात नहीं है। तो आखिर TMA पाई फाउंडेशन है क्या, तो सिक्किम एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी ट्रस्ट, ठीक है, ये सिक्किम एंड मणिपाल यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट है और इसने एक मुकदमा दायर किया था और उच्चतम न्यायालय ने इसके अंतर्गत क्या बताया, तो उच्चतम न्यायालय ने इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के निर्धारण का तरीका बताया कि देखो आप अल्पसंख्यकों का निर्धारण कैसे करोगे, उसके बारे में उच्चतम न्यायालय ने इसमें बात की। तो इसमें इन्होंने बोला कि देखो अब क्या बोला कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के अनुसार होना चाहिए, अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के अनुसार होना चाहिए। आखिर क्यों, तो उच्चतम न्यायालय कह रहे हैं कि देखो हमारा जो राज्य है वो भाषा के आधार पर ही तो बटा है ना, मतलब भाषा के आधार पर उसका नाम रखा गया। जैसे समझो, जैसे कि तमिलनाडु, पंजाब पंजाबी लैंग्वेज पंजाब, ठीक है, बंगाली बंगाल। तो इस तरह से तो बात को ये समझना है कि उच्चतम न्यायालय कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण कीजिए पर राज्य के आधार पर। राज्य के आधार पर मतलब कि जैसे कि देखिए, मान लो कि बिहार का कोई व्यक्ति जाकर बंगाल में बस जाता है, बंगाल में रहता है, तो बंगाल के लिए वो क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएगा। तमिल का कोई व्यक्ति बंगाल चला जाता है तो वो बंगाल के लिए भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो भाषा के आधार पे वो अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक का निर्धारण बोल रहा है कि राज्य के अनुसार करो, उच्चतम न्यायालय ने बोला। और इसमें संख्यात्मक आधार नहीं बताया कि आखिर परसेंटेज क्या रहेगा, भाई कितना परसेंट रहेगा तो अल्पसंख्यक मांगेंगे, ये नहीं बताया, ठीक है। और यहाँ भी अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है, याद रखिएगा। अब बात यह है कि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ भाषाई अल्पसंख्यक का पता चलेगा, धार्मिक अल्पसंख्यक का कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। तो अब बात है कि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसी को समझ लेते हैं अच्छा से। तो अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य के अनुसार होना चाहिए और संख्यात्मक आधार नहीं बताया। ये उच्चतम न्यायालय का TMA पाई फाउंडेशन पे निर्णय था। तो अब देखो, अब आधार की जब बात आती है तो एक मेरे दिमाग में बात आया कि मैंने जैन के बारे में आपको बताया था कि इसके बारे में बाद में बताऊंगी कि जैन को क्यों बाद में शामिल किया गया। तो देखो, जैन अल्पसंख्यक थे, लेकिन जैन क्या थे, ये इकोनॉमिकल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे, तो आर्थिक स्थिति अच्छी थी, तो उनको नहीं रखा गया था। मतलब कहने का मतलब संयुक्त राज्य संघ मानता है कि आर्थिक प्रभाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो कोई आर्थिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग है और अल्पसंख्यक है, तो वो अब सक्षम है अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि के संरक्षण में, ठीक है। तो अब क्या है, एक आर्थिक आधार भी आया है कि आर्थिक आधार पर, ठीक है, तो उसके बाद जैन को शामिल किया गया है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, इस पर भी मसला है, अभी कोई भी निर्णय क्लियर नहीं हुआ है और अभी चल ही रहा है उच्चतम न्यायालय में, क्या है, बैक टू बैक उच्चतम न्यायालय में तमाम मामले पड़े हुए हैं।
तो अभी हम पहले वर्तमान की स्थिति को देखेंगे कि वर्तमान स्थिति में आखिर क्या क्या, ये पहले की स्थिति हम देख रहे हैं। अब वर्तमान स्थिति को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर लास्ट में डिसाइड करेंगे आखिर अल्पसंख्यक है कौन। अल्पसंख्यक के निर्धारण में वर्तमान जो व्यवस्था है उसको देख लेते हैं। तो वर्तमान व्यवस्था बोल रही है कि देखो, धार्मिक रूप में अगर आपको अल्पसंख्यक का निर्धारण करना है तो आप क्या कीजिए, अखिल भारतीय स्तर पे कीजिए, मतलब समूचे भारत को इकाई मान लीजिए, ठीक है। और अगर भाषाई अल्पसंख्यक को ढूंढना है तो राज्य के आधार पर आप राज्य को आधार बनाइए, ठीक है। और इस आधार पर अभी वर्तमान में निर्धारण हो रहा है, लेकिन बात को ये समझना है कि ये मामला भी गया फिर उच्चतम न्यायालय। क्यों गया? क्योंकि इस पे भी विवाद ये है। विवाद क्या है बताती हूँ। पहला विवाद कि टीएमए पाई फाउंडेशन में तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया है कि राज्य के आधार पर होगा, तो भाई यहाँ पे तो ये बात की नहीं गई थी कि अब धार्मिक अल्पसंख्यकों का निर्धारण अखिल भारतीय स्तर पे होगा, मतलब कि समूचे भारत को इकाई मान के होगा, ये बात तो बोली नहीं गई थी। तो आखिर ये हो कैसे रहा है? दूसरी बात को समझिए, अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, कि चलो भाई हम क्या करेंगे, धार्मिक जो अल्पसंख्यकों का निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो पूरे भारत को हम इकाई मान के करेंगे। तो जब ऐसा हम करेंगे ना बच्चों, तो हिंदू कहीं भी अल्पसंख्यक नहीं होंगे, हिंदू धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे ही नहीं, बहुमत में आ जाएंगे, क्योंकि हम पूरा भारत को लेकर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन विवाद का बात तो ये है कि हिंदू तो है अल्पसंख्यक, कई राज्यों में है, तो फिर उनका क्या होगा, ठीक है। और भाषाई अल्पसंख्यक पे उतना विवाद नहीं है, क्योंकि भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य के हिसाब से होता है, तो उसमें कोई वैसा कुछ विशेष विवाद नहीं है। उसको छांटना, भाषाई अल्पसंख्यक को पता करना, ये थोड़ा इजी पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा मेन हिंदू का फंस रहा है, क्योंकि धार्मिक रूप से जब हम अल्पसंख्यक निकाल रहे हैं और समूचे भारत को मान के निकाल रहे हैं, तो हिंदू क्या हो रहा है, कई राज्यों में हिंदू क्या अल्पसंख्यक है। अब एग्जांपल देके मैं बताती हूँ, जैसे कि देख लो, पंजाब, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, लद्दाख, असम, अरुणाचल प्रदेश, पुदुचेरी, अब इन सब जगहों पे हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक है, ठीक है। अब मामला जो गया है उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला है कि देखो, सभी राज्यों से निर्णय मांगे हैं, ठीक है, राय मांगी है कि अपना अपना राय रखिए, लेकिन इसमें भी क्या है, राज्य के अलग अलग राय हो रहे हैं। कोई बोला ठीक है, जो स्थिति जो पहले चल रहा था उसको चलने दो, कोई बोल रहे कि नहीं, शक्ति राज्य को दे दो। तो ये मामला भी चल रहा है, ठीक है। मेन मुद्दा यहाँ पे क्या निकल के आया है कि अभी सारे मामले उच्च न्यायालय में चल रहे हैं, ठीक है। अभी फैसला इस पे पूर्ण रूप से आया नहीं है, लेकिन इससे हमको क्या पता चलता है, ये पूरे विवाद से, ये पहला अल्पसंख्यकों के निर्धारण के विवाद से, या फिर अल्पसंख्यक है कौन, इससे हमें ये चीज तो पता चल जाता है कि देखो, सिर्फ मुस्लिम और अन्य पंथ के लोग ही अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक हिंदू भी है, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि राज्य के हिसाब से तो बहुत जगह अल्पसंख्यक हिंदू भी है, ठीक है। अब ये विवाद को मैं यहाँ पे छोड़कर अब सेकेंड विवाद में चलती हूँ, अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्था को लेकर, ठीक है। तो पहले इसको रिमूव कर लेती हूँ, विवाद नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा विवाद है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आखिर है कौन। तो देखो, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था जो अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा स्थापित की जाएंगी वही होंगी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित है तो वहां पे सिर्फ अल्पसंख्यक पढ़ेंगे, पढ़ने से कोई मैटर नहीं है, पढ़ कौन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था, अब एक और बात है, एक बात तो ये हो गया, अब दूसरा बात अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के बारे में समझते हैं कि देखो, ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था भले ही अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने भाषा और लिपि के संरक्षण के लिए बनी हो, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि आप केवल भाषाई और धार्मिक संरक्षण के लिए ही होगी, बल्कि विज्ञान, तकनीकी आदि शिक्षा भी यहाँ दी जा सकती है, मतलब कि डॉक्टरी, इंजीनियरिंग ये सब करवाया जा सकता है, क्लियर। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के द्वारा, ये नहीं कि सिर्फ भाषाई और धार्मिक संरक्षण के लिए ही ये होगा, क्लियर। अब ये सारी बात किसमें कही गई है, ये सारी बात जो है उच्चतम न्यायालय ने टीएमए पाई फाउंडेशन 2002 के अंतर्गत ही कहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अब जो है कि आखिर इसमें विवाद क्यों है, तो देखो, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था जो है, तो शैक्षणिक संस्था खोलने का अपने भाषा में
सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को अधिकार क्यों मिला? तो बात को ये समझना है कि अगर हम नजर घुमा के देखेंगे तो हर जगह क्या है, बहुसंख्यक मिलेंगे आपको, क्योंकि हिंदू कहा जाता है वो बहुसंख्यक है, तो हर जगह ही मिलेंगे। अब दूसरी बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि इस पे विवाद होना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक को तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के जी में ही मिल गया है, ठीक है, कि वो अपने पसंद के व्यवसाय, उद्यम, ये सब क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, इनका प्रबंध कर सकते हैं, अपने हिसाब का व्यवसाय कर सकते हैं सब। तो उसमें क्या है, उसी के अंतर्गत उनको मिल चुका है बहुसंख्यक को अपने शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार। तो अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्था पे फिर इस प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। तो ये रहा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आखिर क्या है, तो ये समझ में आ गया होगा आपका। दो बातों को मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब इसके स्थापना और प्रबंधन को भी समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का स्थापना और प्रबंधन। तो देखो, जितने भी अभी हम बात कर रहे हैं वो TMA पाई फाउंडेशन 2002 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसके अंतर्गत ही हम बात कर रहे हैं। तो देखो, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि देखो, फीस का निर्धारण स्वयं शैक्षणिक संस्था, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था खुद करेगी। दूसरा, अल्पसंख्यक का प्रवेश कितनी मात्रा में हो ये भी वो स्वयं ही तय करेंगे कि कितना परसेंटेज वो अल्पसंख्यक की मात्रा मतलब परसेंटेज, तो अल्पसंख्यक का प्रवेश कितनी मात्रा में हो ये स्वयं शैक्षणिक संस्था, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था ही तय करेगी। तीसरा, शिक्षकों एवं कर्मचारियों में अपने समुदाय के लोगों की भर्ती की स्वतंत्रता होगी। मतलब वो जैसे शिक्षक जो रखेंगे या कर्मचारी रखेंगे तो अपने समुदाय के लोग को भर्ती कर सकते हैं, ऐसी इनकी स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है। तो इसमें जो बात था, तो सेंट स्टीफन केस में उच्चतम न्यायालय ने बोला था, पहले निर्णय लिया था कि 50% रिजर्वेशन रखा था, लेकिन TMA पाई फाउंडेशन में क्या किया, बोला कि नहीं, राज्य को कोई मतलब नहीं रहेगा, ये शिक्षण संस्था खुद ही तय करेगी, ठीक है। अब देखो एक नोट, यहाँ पे मैं एक बात बता रही हूँ कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में OBC, ST, SC, ST को आरक्षण नहीं होता। मतलब कि OBC, अनुसूचित जाति जनजाति को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में। क्यों नहीं मिलेगा? तो देखो, ये निर्णय कब मिला, 2002 में, और इसी निर्णय के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया होगा, आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में मैंने बताया था। तो मैंने एक चीज बताया था कि देखो, केंद्रीय शैक्षणिक संस्था में जो आरक्षण मिलता है वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था में नहीं मिलता है। और ये कब जोड़ा गया था, तो 93rd संविधान संशोधन 2006 के द्वारा, 93rd संविधान संशोधन 2006 के द्वारा अनुच्छेद 15 के क्लॉज 5 को जोड़ा गया, और उसमें ये बात भी स्पष्ट कर दी कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्था में जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्था में जो आरक्षण मिलता है वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था में लागू उसको नहीं किया जाएगा। जैसे केंद्रीय शैक्षणिक संस्था में OBC, ST, SC को ये सब आरक्षण मिलता है, लेकिन ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था पे लागू नहीं होगा। तो ये अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के स्थापना और प्रबंधन को मैंने समझा दिया। तो इसमें राज्य को कोई मतलब नहीं है, राज्य इसको अनुदान देने से भी ये नहीं करेगी, बताया ही था 30 के क्लॉज 2 में आर्टिकल की, जहां पे राज्य भेदभाव नहीं करेगी, पैसे देने में, इसको अनुदान देने में, आर्थिक सहायता करने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। राज्य को इन सब बातों से भी कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो राज्य को इन सब बातों से मतलब नहीं रहेगा, तो कहने का मतलब राज्य इतना छूट क्यों दे रहा है भाई इसको? तो कहने का मतलब ये है कि ये देखो, ये क्या है, अल्पसंख्यक है, तो ये अपनी संस्कृति का विकास कब कर पाएंगे, जब इनको थोड़ा छूट मिलेगा तभी तो। अब मान लो जो व्यक्ति बीमार है तो अस्पताल तो उसी के लिए है ना, उसकी सुरक्षा करने के लिए है। बात को समझ रहे हो क्या? कोई शारीरिक रूप से एकदम तंदुरुस्त व्यक्ति अस्पताल जाएगा क्या? उसके लिए हॉस्पिटल बना है कि एकदम बीमार व्यक्तियों के लिए बना है? बीमार व्यक्तियों के लिए बना है। तो बात ये है कि ये अल्पसंख्यक है, तो इनके संरक्षण के लिए तो सरकार इनको विशेष छूट देगी ही देगी, ठीक है। तो अब बात को ये समझना है कि देखो, जब इनको छूट मिल रहा है तो क्या हमारा संविधान क्या ऐसी छूट देता है? नहीं, लेकिन इन पे भी प्रतिबंध लगे हैं। तो कहाँ पे प्रतिबंध लगा है, कहाँ राज्य इन पे नियंत्रण कर रही है, पहले अब उसको देख लेते हैं कि राज्य आखिर इन पे नियंत्रण कहाँ पे करेगी। ना फीस में कर रही है, ना प्रवेश में कर रही है, ना ही शिक्षक की भर्ती में कर रही है, तो आखिर करेगी कहाँ? चलिए अब उसको देख लेते हैं। तो देखो,
शैक्षणिक संस्था में राज्य नियंत्रण करेगी क्यों और किस प्रकार करेगी? तो करेगी क्यों, तो देखो राज्य का काम क्या है? शिक्षा देना। तो राज्य, प्यारे बच्चों, राज्य तो शिक्षा देगी ही, राज्य का काम है। अल्पसंख्यक इस काम को कर रहे तो राज्य का काम हल्का तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि मेरा काम आप हल्का करोगे तो मैं नियंत्रण नहीं रखूंगी, क्योंकि वो मेरा काम है। ठीक है, तो अब बात को ये समझो, तो राज्य तय करता है ना कि शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। ये राज्य का काम है, वो तय करेगा शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, इसलिए राज्य नियंत्रण करेगा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था पे। और कहाँ कहाँ करेगा, तो देखो शैक्षणिक संस्था व्यवसायिक संस्था नहीं है, ये भी देखेगा। ये नहीं कि आजकल देखते ही हो स्कूल कॉलेज क्या है, एक शैक्षणिक संस्था एक प्रकार का व्यवसाय ही हो चुका है। तो शैक्षणिक संस्था व्यवसाय संस्था ना बन जाए, व्यवसायिक संस्था ना हो, इस बात के अंतर्गत वो देखेगा उसको। ठीक है, दूसरा डोनेशन लेने का अधिकार नहीं, ये नहीं कि एडमिशन के चक्कर में घूस ले रहे हैं आप, ठीक है, कि पैसे दो उसके बाद इतना लाख जमा करो फिर हम क्या करेंगे, बच्चों का एडमिशन लेंगे। तो डोनेशन लेने का अधिकार नहीं, ये भी देखेगा कि डोनेशन तो नहीं ले रहा है कहीं। फिर तीसरा, राज्य तय करेगा कि शैक्षणिक गुणवत्ता क्या होगी और अध्यापकों की योग्यता क्या होगी। ठीक है, अब देख ही रहे हो अभी स्कूल में क्या है, बीएड है, बीएड किए हुए टीचर को ही मिलता है पढ़ाने के लिए, चाहे आपके अंदर कितना भी नॉलेज हो क्यों नहीं हो, लेकिन डिग्री देखी जाती है। तो राज्य तय करेगा, राज्य तय करेगा। अब ये नहीं कि आप नॉर्मल मान लो ग्रेजुएशन किए हो और आप क्या बन गए, डॉक्टर बन गए, ऐसा होता है ना कि फर्जी बन जाते हैं डॉक्टर। तो राज्य डिसाइड करेगी, राज्य तय करेगी भाई योग्यता क्या होगी शिक्षकों की। ये नहीं चलेगा कि आप किसी को भी रख लोगे, राज्य देखेगी। ठीक है, गुणवत्ता क्या होगी, गुणवत्ता का मतलब क्या हो गया कि आप क्या पढ़ा रहे हो, आपका पाठ्यक्रम क्या है, ये भी कौन देखेगा, राज्य देखेगा। अब देखो सीबीएसई हो गया तो वो क्या है, राज्य के ही अंतर्गत है ना, राज्य ही है, तो वो देखता है कि हाँ हमारे पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाए या नहीं करा पढ़ाया जाए, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो जो इसके अंतर्गत क्या है, नियंत्रण रहेगा अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्थान पे। अब अल्पसंख्यकों का प्रावधान भी पढ़ लेते हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, तो इसको रिमूव करती हूँ और लास्ट टॉपिक के लिए तो बने रहिए थोड़ी देर के लिए आप। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो देखो इसको देख लेते हैं। क्लास लंबी हो चुकी है मुझे पता है, लेकिन आप देख लो और रिवीजन तो कर ही लेना। तो देखो अल्पसंख्यकों के प्रावधान, आखिर राज्य ने अल्पसंख्यकों को क्या प्रावधान दिए हैं। तो देखो, तो दो प्रावधान के बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक मिला है अनुच्छेद 350 के क्लॉज ए में। तो इसमें क्या बोला गया है कि राज्य का दायित्व है, मतलब राज्य की जिम्मेदारी है अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। और ये जिम्मेदारी किसको है, राज्य को। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को। तो पहला जो है अनुच्छेद 350 का क्लॉज 1 बोल रहा है कि देखो भैया राज्य का दायित्व है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा समझ में आती होगी आपको, तो मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, स्टार्टिंग का जो होता है एजुकेशन, वो प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। दूसरा अनुच्छेद 350 के क्लॉज बी में बोल रहा है कि देखो अल्पसंख्यक के शिक्षा के लिए राज्य पदाधिकारी की नियुक्ति होगी, मतलब कि राज्य पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। देखो बच्चों, भारत जो है ना वंडरफुल लैंड है, भारत जैसा अद्भुत कंट्री आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां पर इतना बड़ा हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है। ठीक है, और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी महानता ये है ना कि हमारे व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को ध्यान में रखा गया है। जिस प्रकार पिता क्या करते हैं कि परिवार के हर एक मेंबर को ध्यान रखते हैं, परिवार के हर एक मेंबर का ख्याल रखते हैं माता पिता, उसी प्रकार हमारा जो भारत है ना, हमारा देश का जो संविधान है, उसने किसी को नहीं छोड़ा। और ये बात मुझे कह के भी गर्व हो रही है कि अल्पसंख्यकों के बारे में जितना ध्यान भारत में रखा गया है, अदर किसी कंट्री में आपको मिलेगा ही नहीं। अभी तो स्टार्ट हो रहा है, और हमारे यहाँ तो देखो संविधान निर्माताओं ने कब से ही ये ख्याल को सोच लिया। ठीक है, अब बात को ये समझना है, इतना अच्छे वंडरफुल लैंड में रह रहे हो, तो अगर आपसे कोई पूछ दिया कि अल्पसंख्यकों का अधिकार बताता क्या है, तो याद रखना, आप बोलना अल्पसंख्यकों का अधिकार हमें सर्वसमावेशी लोकतंत्र को बता रहा है। सर्वसमावेशी लोकतंत्र मतलब सबका साथ सबका विकास, मोदी जी की भाषा में, मतलब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबको लेके चलते हैं, हम अल्पसंख्यक को भी नहीं छोड़ते हैं। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, क्लियर। तो ये रहा अल्पसंख्यक के विवाद। अल्पसंख्यक के बारे में मैंने आपको जो बातें बताई, आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 और 2 को बताया, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थाओं को बताया, उन पे विवाद क्यों होता है ये बताया, प्रावधान को बताया, अधिकार को बताया।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं कल एक नए आर्टिकल के साथ। और अब फंडामेंटल राइट्स खत्म ही हो जाएगा, मुझे लगता है 1 से 2 क्लास और होंगे और पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। तो आप रिवीजन करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।